तो रांची वालों जोहार से स्वागत करेंगे क्या आप जतिन भाई का। प्रीमियम रजनीगंधा प्रेजेंट्स जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 में आप सबका स्वागत है। और आप सबसे मिलने हमारे बीच हमारे प्यारे जतिन भाई, इनकी अदायगी ऐसी है कि मुझे लगता है लोग प्यार से सर आपको कई बार जतिन भाई नहीं उस कैरेक्टर के नाम से रोक देते होंगे रास्ते में। बंटी भाई, च्यवनप्राश साहू। मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, बॉम्बे में, वर्सोवा, तो वर्सोवा में मेरे को अपना खुद का सामान, सब्जी, क्रॉकरी, कपड़े, ये वो लेना बहुत पसंद है। तो मैं अपनी सड़क पे नीचे निकल जाता हूँ, तो बंदा कोई कहीं जा रहा है, किसी का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, वो दूर से अगर देख लेगा तो बोलेगा अरे बंटी भाई ठीक हो। तो इतना अपनापन लगता है जैसे कि उन्हीं का आदमी है। बंटी कोई रील का कैरेक्टर नहीं है, रियल कैरेक्टर है। तो इस तरह से बहुत होता है मेरे साथ बॉम्बे में। सो जतिन भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल के साथ। आप बचपन से एक्टिंग का शौक था या फिर दिस गॉट हिट इट लाइक कुछ आया ऐसे मन में? ये बड़ा फॉर्चुनेट था मेरे साथ यार कि मैं जब छोटा था तो और कुछ मुझे समझ में ही नहीं आया। और वैसे ही जैसा हम सबके साथ अमूमन होता है ना, माँ बाप डांस करने के लिए या कोई एक्टिंग करने के लिए, मिमिक्री करने के लिए आपको चला देते हैं सबके सामने, परिवार वाले। और फिर वो रामलीला का सिलसिला हो, स्कूल में वो जो एनुअल फंक्शंस होते हैं वो हो, या घर पे रिश्तेदार आ गए हैं वो हो, गाने चलते थे, नचनियाँ आगे कर दी जाती थी, मैं नाचती थी रात रात भर फिर अच्छे से उनको एंटरटेन करता था। तो मुझे लग गया था कि यार ये मेरे लिए बना है। आप कौन से स्कूल से थे? मैं एक स्कूल है उधर, वो स्कूल वालों ने आज तक मुझे भी नहीं पूछा खैर लेकिन मैं नाम ज़रूर लूँगा कि यहाँ तक बात पहुँच जाए उन तक। तो लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक होता था। अच्छा। वहीं मेरे घर के पास सोम बाजार है एक, वहाँ पे। ओके। तो वहाँ का मैं पास आउट हूँ। फेल हुआ वहाँ, 8th में कंपार्टमेंट आई, 9th में फेल हुआ। और फिर कॉलेज? कॉलेज किया मैं पहले। और अच्छा। फेल होने का सिलसिला बताऊँ ना, ताकि इनका किसी का हौसला टूट रहा हो तो वो जुड़ जाए। 10th में भी मैंने, जो प्री बोर्ड होते हैं उसमें भी मैं फेल हुआ। तो स्कूल वालों ने कहा बेटा तुम तो निकलो, क्योंकि तुम कर दोगे हमारा वो रिजल्ट ख़राब। फिर वहाँ से मैं पत्राचार जिसे कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस, वहाँ पहुँचा। वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। 10th में बोर्ड में पास हो गया। कोई रहा होगा मैथ का टीचर मेरा बड़ा प्यारा, जिसने मुझे बिल्कुल मार्जिन पे, यानी कि 33 नंबर दे के ऐसे बोला होगा जा मर, तू खुश रह। क्योंकि वही अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया हुआ होता, जिसे कहते हैं कि अगर मैं पास नहीं होता उस एग्ज़ाम में 10th के, तो मैंने अपने कपड़े बांध लिए थे और मैं रातों रात बिना किसी को बताए भागने वाला था बॉम्बे। अब तक थिएटर्स शुरू कर दिए थे? नहीं 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 नहीं, थिएटर तो मेरी ज़िंदगी में, मैं ग्रेजुएशन में भी, सॉरी हाँ, पूरे 5 साल दिए मैंने। उसमें भी वो क्या बोलते हैं ER, उसमें भी कंपार्टमेंट आती रही। फर्स्ट ईयर के एक पेपर रह गया, सेकंड का एक रह गया, थर्ड में 2 क्लियर किए, फिर फोर्थ, फिर चौथे 5वें साल में मैं श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है मंडी हाउस में, वहाँ पे, क्योंकि NSD गया था, उसकी बड़ी प्यारी कहानी है। मुझे जब पता लगा कि थिएटर एक बड़ा रास्ता है हम जैसे लोगों के लिए, तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मुझे पता था, तो मैंने कहा यार वहाँ जाता हूँ। और आप गेस करिए कि मेरे हाथ में पर्ची तो है श्री राम सेंटर की। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुँचता हूँ, पहली बार मैं उस मंडी हाउस के एरिया में हूँ। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंटर करता हूँ और मैं अपने सामने 3 बहुत ही कमाल के लोगों को देखता हूँ, जिनमें से एक हैं रॉबिन दास जी, जो कि वहाँ की फैकल्टी भी हैं, पास आउट भी हैं। NK शर्मा साहब हैं, जो कि बहुत ही थिएटर के थेस्पियन प्रैक्टिशनर माने जाते हैं। तीसरा शख्स फिल्म इंडस्ट्री से हैं, अब वो हमारे बीच नहीं है लेकिन मुझे तो महसूस होते हैं, और वो तीसरे इरफान खान साहब थे। और वो जो तस्वीर अभी भी मेरे एकदम दिमाग में अभी कौंधी है, वो तस्वीर देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ। 3 लोग, पहली बार एक बच्चा थिएटर में कदम रखने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, और उसके सामने 3 बहुत बड़े लोग खड़े थे। और वहाँ पे मेरी मुलाकात इरफान साहब से हुई। वो अपनी फ़िल्म की कोई स्टोरी सुना रहे थे NK शर्मा साहब को। तो चुहल तो शुरू से ही थी मुझ में, तो मैं भी एक कहानी लिख रहा था, कहानियाँ लिखने का शौक़ है। तो एक बंटी चोर होता था, दिल्ली का बहुत फेमस था, जिसपे ओए लकी लकीर बनी है जी। तो उसकी कहानी छपी टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैंने उसको आर्टिकल को काटा और मैं वो कहानी लिखने लगा। तो ये कहानी थोड़ी बहुत मैंने लिखी थी। तो जैसे ही इरफान साहब ने वो अपनी बात ख़त्म करी कहानी की,
तो मैंने कहा सर मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ और मैं जो है ना मेरे पास भी एक कहानी है, मैं सुनाना चाहता हूँ। पता नहीं उनके दिल में क्या था, और तीनों ने बिना किसी दिस एंड दैट के मुझे बोला हाँ सुनाओ बताओ। तो मैंने उन्हें थोड़ी सी कहानी सुनाई और फिर मैंने बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे थिएटर करना चाहता हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अगर मुझे एडमिशन मिल जाए। तो वो बोले यार तुम ग्रेजुएट हो कि नहीं? मैंने कहा ग्रेजुएट नहीं हूँ, मेरा अभी चल रहा है, 4th ईयर है शायद। तो उन्होंने बोला बेटा तुम श्री राम सेंटर चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, वहाँ 12th पास चाहिए होते हैं। तो फिर मैं श्री राम सेंटर पहुँचा और वहाँ पे मेरी जर्नी शुरू हुई। क्या बात है, कैन वी हैव अ बिग हैंड। तो मैं कह रहा हूँ सर, पहला ब्रेक और फिर पहले ब्रेक बॉलीवुड में आते आते तक यहाँ की अगर हम बात करें तो कैसे हुई शुरुआत और क्या सिलसिला रहा? लकीली, बहुत लकीली मैं बताऊंगा आपको, ऐसा हुआ कि मैं बहुत सालों से सोच रहा था ना शायद कोई चीज़ कि मुझे हीरो बनना है बहुत छोटे से। तो वो फीड होती गई, अभी जिसको मैनिफेस्टेशन का नाम देते हैं सब। बिल्कुल। तो वो करता रहा हूँगा, घर में ही चोरी भी करता था अखबार की। वीरवार का इंतज़ार रहता था, शुक्रवार को एक न्यूज़पेपर स्टैंड था जहाँ पे जाता था। जस्ट वो एक स्क्रीन न्यूज़पेपर आता है वो देखने के लिए, उसमें बड़ा पोस्टर आता है, नई फिल्म रिलीज़ होती है तो फिल्म फेयर मैगज़ीन पढ़ने के लिए। तो ये सब होता रहा तो फाइनली जैसे ही थिएटर का मुझे रास्ता मिला, मैंने 2 साल कंप्लीट किए अपने कोर्स के, और घर वालों से परमिशन हो गई कि हाँ भाई तुम अपना सपना जो है उसको कैरी ऑन कर सकते हो। वो हुआ, पास आउट हुआ। पास आउट होते ही मुझे रेपेट्री में मौका मिल गया श्री राम सेंटर की। वो एक प्रोफेशनल ग्रुप होता है जो आपको पैसे देता है, तो मैं कमाने लग गया था। तो ऐसे ही करते करते एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल दिल्ली में चल रहा था उस वक्त, मिडीटेक का, क्योंकि जीना ऐसी का नाम है। तो उसमें अब देखिए किस्मत का खेल देखो आप, एक और रियलिटी शो था सरकार की दुनिया, आशुतोष राणा साहब उसको होस्ट करते थे। जी। तो मुझे पता लगा नोएडा में जो है उसका ऑडिशन हो रहा है। मैं भाग के अपना कंपनी से, रेपेट्री से वहाँ पहुँचा। मैंने कहा वो दे दो, क्या है कैसे करना है? तो उसने मुझे, बंदे ने बोला यार ये सरकार की दुनिया नहीं है, क्योंकि जीना इसी का नाम का ऑडिशन है। तो मैंने कहा अरे हटा यार, मेरे को क्या लेना देना, वो कहाँ हो रहा है? वो बोला वो उधर दूसरे सेट पे है। तो मैं वहाँ गया तो पता चला वहाँ कोई ऑडिशन हो नहीं रहा था। मैं वापस आया, मेरे एक सीनियर थे वो भी ऑडिशन दे रहे थे। तो इतने में वो जो एडी था उसने बोला कि ये एक स्क्रिप्ट है, आप ऑडिशन देंगे क्या? मैंने बोला यार क्या ऑडिशन, कौन डीडी का शो करेगा, किसको पड़ी है? तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, मैंने कहा दादा आप कैसे जाएंगे वापस? बोला यार मैं बस वस पकड़ूंगा। मैंने कहा चलो मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं छोड़ दूंगा आपको। तो उन्होंने बोला तू वेट करेगा? मैंने कहा हाँ कर लूँगा। तो वो वेट करना मेरे लिए कैसे सक्सेसफुल साबित हुआ, उसका छोटा सा किस्सा है कि वो स्क्रिप्ट मैंने ली, मैंने पढ़ी, याद की। मैंने कहा यार क्या जाता है, कैमरा तो फेस करना है, प्रैक्टिस तो करें। मैं कूद गया, मैंने ऑडिशन दिया। उन्होंने मुझे बोला, जो एडी थे जो ऑडिशन ले रहे थे, मेरे पहले डायरेक्टर या जिन्होंने पहला मुझे मौका दिया, अजय बेरी साहब, उन्होंने कहा बेटा आराम आराम से ना पकड़ पकड़ के बोल, भाग मत। मैंने डायलॉग को थोड़ा चबा के तरीके से बोला, और नेक्स्ट डे मेरे पास सुबह सुबह कॉल आ गई कि आपको 7 दिनों के लिए लॉक कर रहे हैं कैरेक्टर के लिए, 2500 रुपये आपको पर डे मिलेगा। और जिस वक्त मुझे 3300 रुपये महीने के रेपेट्री में मिलते थे, मुझे एक दिन में 2500 रुपये मिलने वाले थे। तो मेरे लिए ये था कि यार मैं ये करूँगा। और जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे जो डायरेक्टर थे पहले, उमेश दीक्षित जी, जो शो रनर भी थे, उन्होंने मुझे एक बात बोली। उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों लिया है? मैंने कहा नहीं सर मुझे पता नहीं। उन्होंने बोला इरफान खान का नाम सुना है? मैंने बोला हाँ सर मैंने सुना, उनका काम देखा है। वो बोले उसकी आंखें बहुत बोलती हैं, बिना कहे वो बहुत कुछ कह देता है, मुझे तुम्हारी आंखों में वो बात नजर आती है। तो मैं बहुत देर तक तो उस बात को पचा नहीं पाया, और कोई शेखी भी नहीं बघारना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन शायद वो बातें थी जो मेरे अंदर इंजेक्ट होती रही, मुझे हिम्मत देती रही। मैंने अपना पहला टीवी सीरियल किया। नेक्स्ट ईयर मैंने अपनी पहली फिल्म की, गांधी टू हिटलर, और जिसमें मुझे बहुत हेल्प मिली मेरे थिएटर में, जो मैंने वर्कशॉप करी थी, जो मैंने अपना टीवी सीरियल किया था जिसमें मुझे बहुत कमाल की ट्रेनिंग मिली। तो वहाँ से मेरा सिलसिला
फिल्मों का जो है दिल्ली में शुरू हुआ। किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैंने सुना था ये, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है जब बात होती है सीक्रेट गेम्स की, सैफ अली खान साहब से आपका इंटरेक्शन। तो ये जो पूरा सीक्रेट गेम्स है ना, ये दो यूनिवर्स हैं, मतलब एक जो नवाज भाई गैंगस्टर यूनिवर्स है और एक पुलिस यूनिवर्स जो है। तो गैंगस्टर वाला पोर्शन अनुराग सर ने शूट किया है, और पुलिस वाला यानी कि सैफ सर वाला जो है वो विक्रमादित्य मोटवानी सर ने शूट किया है। तो फॉर्चुनेटली मैं दोनों ही वर्ल्ड में आता हूँ, क्योंकि कहानी पास्ट और प्रेजेंट में है। तो मैं वहाँ पे था, फिर मेरे को एक दिन मौका मिला विक्रम सर के सेट पे काम करने का। तो मैं गया और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि सैफ साहब से मुलाकात होगी, मिलेंगे। तो मुझे ना, मैंने लाइनें याद कर ली थी, तो मैं कुलबुला रहा था कि फटाफट आओ यार रिहर्सल करते हैं, सैफ सर आए और करें। वो सैफ सर आए बड़े कैजुअली, अपना शॉर्ट्स और टी शर्ट में वो आके खड़े हुए थे। एक एडी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, सर ये जतिन है, और सैफ सर का तो पता ही है, तो ये बंटी प्ले कर रहे हैं। तो बोले हाँ हाँ ठीक है चलो आओ लाइन कर लेते हैं। बात होने लगी, लाइन होते होते में उन्होंने बोला चलो मैं चेंज करके आता हूँ फिर करते हैं। वो आए चेंज करके, मैं भी अपना जो भी मेरा अटायर था, वो व्हीलचेयर वाला सीन है सैफ सर के साथ जो, वो आया और बैठे, पोजीशनिंग हुई, सारे अपना काम कर रहे हैं और मैं डायलॉग बाजी शुरू करी। सीन आप देख लेंगे, आपको समझ में आएगा। सीन ख़त्म हुआ और सैफ अली खान साहब नीचे ही बैठे थे और बोले यार ये कौन है भाई, इसे कहाँ से पकड़ के लाए हो तुम, मतलब इतना बढ़िया कर रहे हैं, क्या है, कितने साल का है ये। तो तब मेरी उम्र रही होगी कोई 30 के आसपास या कुछ। तो बड़े हैरान हो गए कि यार ये कहाँ से एकदम से इसको, वाओ वेयर डिड यू गेट दिस गाय फ्रॉम। हाँ, तो विक्रम सर को उन्होंने बोला, सो विक्रम सर वाज आल्सो हैप्पी, आई वाज आल्सो हैप्पी कि चलो यार कुछ गड़बड़ नहीं हुई, पूरा सीन निकल गया। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन था उनके साथ। हमने सुना है आप पे 2 कर्ज हैं अब भी बाकी। एक, वो किस्सा आप जरूर सुनाएं, हंसल मेहता सर का, और दूसरा एक पिताजी का कर्ज है जिसको आप कर्ज मानते हैं कि मुझे ये प्रॉमिस पूरी करनी है बाबा के लिए। मुझे पता नहीं हंसल सर को याद भी होगा अभी कि नहीं, बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल याद होगा। बट वो एक फिल्म मैंने की थी उनके साथ, छलांग, तो राजकुमार राव उसमें हैं, तो वो एक रोल था। तो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई तो उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट थी नहीं एक्चुअली कुछ, उन्होंने बोला एक है ऐसे ऐसे रोल है, उसका दोस्त है। तो मैं बहुत कोई कीन नहीं था वो रोल करने के लिए, बट उन्होंने बोला यार बहुत अच्छा है, हम बनाएंगे। मैंने कहा आप स्क्रिप्ट दे दो तो मुझे आइडिया लगेगा, मैं तैयार हो जाऊँगा क्या करना है। बट कुछ ऐसा हुआ नहीं। मैं सेट पे पहुंच गया और इम्प्रोवाइजेशन हो रही है, मैं कुछ कुछ अपना ऐड कर रहा हूँ तो कट हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा यार मेरे को, मैं वेस्ट हो रहा हूँ खामा खामा यहाँ पे। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई, फिल्म हो गई। उसके क्लाइमैक्स में भी नहीं था मैं फिल्म के, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा चल गया था। तब तक मैं 83 के शूट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो वो रह गया। तो फिर मुझे हालिया अभी जब मैं खाकी शूट कर रहा था बॉम्बे में, उसका कुछ पोर्शन, तो वहाँ पे मुझे हंसल सर अपने एक फ़िल्म के लिए वो उसी लोकेशन को देखने आए हुए थे। तो मैं उनसे मिला और मैंने बोला, मैंने कहा सर अभी भी मेरे साथ आपकी एक फ़िल्म बकाया है, वो काम पूरा हुआ नहीं है हमारा। तो आई कैन से दैट कि वो एक कर्ज जो है अभी बाकी है हम दोनों का एक दूसरे पे। तो अगर हंसल सर आप प्लीज़ सुन रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू से एंड आस्क, प्लीज़ एक मुझे मौका ज़रूर दें अपनी फिल्म में। आई वुड लव टू वर्क विद यू, प्लीज़ सर। हाँ, पिताजी वाला किस्सा है, आपने उनको कुछ प्रॉमिस किया है मन में। हाँ, पिताजी वाला किस्सा जो है वो कर्ज का है, वो अभी तो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया है। एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स, गॉड्स ब्लेसिंग एंड पीपल हु ऑलवेज लव मी, अप्रिशिएट मी, जो मुझे पसंद करते हैं। तो जब भी होश संभाला दुकान पे जाना शुरू कर दिया था, 10th में था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। कहने को तो हम ज्वेलर्स हैं, यू नो, गोल्ड मर्चेंट हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन जो भी आ रहा है वो पैसा मांगने आ रहा है अपना। हमारा कमेटी का पैसा दे दो, हमारे से वो उधार लिया वो पैसा दे दो। तो बहुत परेशानी देखी मैंने ना फर्स्ट हैंड अपने सामने। तो रात को सोते नहीं थे पापा, दिन में सुबह उठ जाते थे। और मेरे बड़े पापा भी वो साथ में ही काम करते थे, दोनों भाई, तो बड़े पापा का भी यही हाल था। उनका गुस्सा जो है फिर वो अपने घर पे निकलता था। तो वो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तो फाइनली जब मैं दुकान पे प्रॉपरली बैठना शुरू हुआ तो पता चला एक बड़ा अमाउंट है कर्जे का हमारे सर पे, जिसने ये नौबत ला दी है कि अगर वो नहीं दिया तो घर बेचना पड़ेगा। तो मेरे ग्रैंडफादर ने सबको, मेरे पापा, चाचा, ताया जी, उनको एक एक प्लॉट दे रखा था।
तो हमारे पापा को भी एक प्लॉट दिया हुआ था। तो वो बात इतनी गले पे आ गई थी कि वो घर बेचना पड़ा। वो घर मेरी आंखों के सामने, जहाँ मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जहाँ मैं चाहता था कि मैं जब बन जाऊंगा कुछ तो वापस जाऊंगा उस घर में। वो होता नहीं है कि कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा और पूछेगा आप इसी गली में से निकले थे, इसी मकान में रहते थे, तो मैं शायद उस छत पे जाता जहाँ मैं बचपन में सोया करता था, पतंग उड़ाया करता था। तो वो बेचना पड़ा। वो बेच के जो पैसा आया वो आधे से ज़्यादा जिनके कर्जा था वो दिया ताकि वो चुप हो जाए। बाकी का फिर कुछ और मकान लेना पड़ा। वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे कर्ज जो है मैंने चुका दिया है और आई एम स्टिल एट इट। वो घर में आज भी जाता हूँ और कमाल ये है कि जो उस घर में अब लोग रहते हैं, वो जब भी मैं उस घर के बाहर से निकलता हूँ, मैं आई बो डाउन, मैं ऐसे नतमस्तक होता हूँ उस घर के आगे। उन्होंने थोड़ा सा रिनोवेट किया है और मैं जाता हूँ और वो बिल्कुल वो जज हैं, कोई उस घर में रहते हैं वो, और वो मुझे बोलते हैं कि तुम कभी भी आओ, ये तुम्हारा घर है, कभी भी आके यहाँ रहो, देखो, बैठो, जो तुम्हारा दिल करे वो तुम करो। तो मैं हमेशा उस घर, वो घर टू साइडेड है, तो कभी आगे वाली साइड से निकलता हूँ, कभी पीछे वाली साइड से जाता हूँ और निहारता रहता हूँ उस घर को। तो आई एम वर्किंग ऑन इट। दैट्स सो ग्रेट। एक होनहार छोटे से बच्चे जिसके ऊपर ये जिसे खुद पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज़ों पर ये भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, पर उसे अपने सपनों पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे भरोसा था, आज मैनिफेस्टेशन कहते हैं उस पे भरोसा था। देखिए ये कहाँ से कहाँ तक हम आ गए। जतिन भाई बहुत सीरियस हो गया, थोड़ा सा फन में वापस आते हैं ना। चमनप्राश का कैरेक्टर ये हम सब इसलिए जाना चाहेंगे क्योंकि बिहार चैप्टर जो था, खाकी द बिहार चैप्टर, हम सब ने देखी, हमने रील्स बनाई है, उसमें बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे थे। और आपको मैंने कभी भी देखा है ना, आप दिल्ली के हैं, आप बम्बई गए, मैं बम्बई की टोन एक्सेंट की, जब सेक्रेट गेम्स आई थी मैंने एक पैरोडी की थी, आई डू वॉइस के लिए करना पड़ता है तो हम करते हैं, तो हमने DDLJ को, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को अनुराग कश्यप अगर बनाए तो कैसे बनाएंगे, उसमें बंटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और पीयूष भाई का नरेशन रखा था हमने। बट आपकी वॉइस करने में ना मुझे एक चीज समझ में आ रही थी, जो टेक्निकल एस्पेक्ट, आप हमारे से एक कदम आगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कैरेक्टर के अंदर चले ही जाते हैं। तो आप ये प्रिपरेशन करते कैसे, मतलब कोई दोस्त यार से सीखा या कहाँ से सीखा, कोई ऐसे फ्रेंड को इंस्पिरेशन मान लिया, क्या किया गया? पंजाबी में हूँ तो पंजाबी मुझे बाद में बिल्कुल बताना पड़ता है कि मैं पंजाबी हूँ, तो लोग मुझे अधिकांश हरियाणा से हूँ समझते हैं, तो वो यूपी वाला तो सॉल्व हो जाता है केस। लेकिन उसमें ज़ीशान भाई का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जब सीन शूट कर रहे थे तो पहला ही दूसरा दिन था, कुछ हुआ और ज़ीशान भाई बोले अरे भाई ये नहीं यार, कैसे ऐसे कर, ऐसे नहीं कर, वैसे कर। मैंने बोला कैसे करना है बताओ। तो वो बंदा आया, खड़ा हुआ, उसने वो सीन करा, तो मैंने कहा आप जाके बैठो, मॉनिटर देखो। वो गया और मैंने वो पूरा सीन किया, क्योंकि मैंने उनको पकड़ लिया था उतनी देर में। ये थिएटर से हम लोग सीखते हैं। तो बॉम्बे में बहुत दिनों तक सीक्रेट गेम हो जाने के बाद लोग मुझसे जब भी बात करते थे मराठी में बात करते थे। आज भी मैं सेट पे जाता हूँ तो जितने मराठी लोग हैं वो मराठी में ही बात करते हैं, और मुझे उन्हें थोड़ी देर बाद बताना पड़ता है कसा गाए, आई एम मुंबई, ये करने के बाद मैं उन्हें बोलता हूँ भाई इतना ही आता है बस। जब ये सोन चिरैया कर रहा था तो मुझे बुंदेलखंडी बोलनी थी, तो मैं वो सीखा, उसके लिए ऑब्जर्व किया। और जब ये मौका आया ये अपना खाकी का, तो ये खाकी के लिए फिर एक डायलेक्ट टीचर था, वो हमारे साथ बैठते थे, उनके साथ हमने थोड़ी देर रिहर्स किया, प्रैक्टिस किया। फिर कुछ तो मैं यहाँ रांची आ गया था, 2021 में रांची में था, मकलौस्कीगंज, डाल्टनगंज, यहीं पर हम लोगों ने शूट किया है। तो फिर यहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करना, क्योंकि हमने बहुत इंटीरियर ऐसी लोकेशंस पे जाके शूट किया था जो बिल्कुल किसी ने अभी देखी नहीं थी। तो वहाँ जो लोग, जैसे टाइम मिलता था मैं सुनता था क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, तो वो सब मैंने अपने डायलॉग्स में लाने की कोशिश की। तो वो एक आइडिया है, एज एन एक्टर यही काम है कि मैं जो भी कैरेक्टर करूं वो डिफरेंट होना चाहिए। जब भी आप वो देखें मुझे परफॉर्म करते हुए, आपको लगना चाहिए अबे ये वही आदमी है कि नहीं है, ये कोई और तो नहीं है। सो वो मेरी स्कूलिंग है, वो मेरी डिज़ायर है, तो उस तरह से काम करना अच्छा लगता है।